जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के 9वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस में हम लोग सीबीटी 1 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं एएलपी 2018 में उसको शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक और नए शिफ्ट को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप आज के इस सेशन के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर आप साइंस थोड़ा सा भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के देख रहे हैं उसको करने में आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही। और अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो ध्यान में रखिएगा साइंस के ऊपर आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहरहाल बात करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। मेरे मित्र पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17 इज। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। आपसे ये पूछा जा रहा है यह क्या है? पहला ऑप्शन है एक संक्रमण धातु, दूसरा ऑप्शन है एक क्षारीय धातु, तीसरा ऑप्शन है एक दुर्लभ गैस और चौथा ऑप्शन है एक हैलोजन गैस। क्या होगा आंसर? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है चेला जी? आप कहते हैं 17 और मास हम लोग कितना लेते हैं? आप सभी कहते हैं सर 35.5 लेते हैं। आप सबों के मन में ये चीज आ गया होगा कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की, बात करें क्लोरीन की, बात करें ब्रोमीन की, बात करें आयोडीन की, तो ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? आप कहते हैं हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। और आपके आवर्त सारणी में जो हैलोजन है वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? आप कहते हैं वर्ग 17 में पाए जाते हैं। भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? एक संक्रमण धातु, एक क्षारीय धातु, एक दुर्लभ गैस, एक हैलोजन गैस। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये सभी क्या हैं? तो सर हैलोजन गैस हैं और इसीलिए ये आवर्त सारणी के हैलोजन वर्ग में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे संक्रमण धातु की बात की गई है, तो ये ट्रांजिशन मेटल क्या होगा? तो भाई मेरे मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग संक्रमण धातु की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के, आवर्त सारणी के वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर संक्रमण धातु तत्व कहलाते हैं या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे क्षारीय धातु की तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जितने भी आपको मेटल मिलेंगे, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में आपको जितने भी मेटल मिलेंगे वे सब के सब क्षारीय धातु कहलाएंगे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग लेंथेनाइड की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेयरर अर्थ मेटल कहते हैं, यानी कि दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। और एक्टिनाइड जो है वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्योंकि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि जो एफ ब्लॉक है आवर्त सारणी में, इसमें जो एलिमेंट पाए जाते हैं, इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसी के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? तो सर इसी के अंतर्गत लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और कौन आ जाते हैं? तो गुरुजी एक्टिनाइड आ जाता है। और मेरे मित्र लेंथेनाइड के लिए हम लोग परमाणु संख्या का रेंज कितना लेते हैं? तो 58 से 71। और एक्टिनाइड के लिए हम लोग 90 से 103 की बात करते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। और लेंथेनाइड को ही क्या बोला जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व बोला जाता है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही इजी सा सवाल, कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है?
मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हम लोग जो अपने आसपास में वाटर को देखते हैं वो किस रूप में है, आप कहते हैं कि गुरुजी लिक्विड के रूप में है। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग जल के हिमांक बिंदु की बात करते हैं, यानी कि जल जिस पॉइंट पर आपका जमना शुरू कर देता है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग जल के क्वथनांक की बात करते हैं, अगर हम लोग जल के क्वथनांक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। मेरे मित्र आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग जल की अगर भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं सर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हमको जल से ठोस में जाना है, लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो आप कहेंगे सर उसको फ्रीज कर दो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तब हमारा वाटर किस में बदल जाएगा, सर आइस में, यानी कि सॉलिड में। और अगर आपको वाटर से वेपर लाना है तो आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को बॉयल करो। मतलब साफ है चला जी कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर की जो फिजिकल स्टेट होगी अमूमन आप सभी क्या कहेंगे सर द्रव अवस्था होगी, लिक्विड होगी। तो क्वेश्चन करा जा रहा है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, आप कहिएगा सर द्रव अवस्था होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे गैस है और फिर ठोस है और आयनिक है। तो आयनिक का तो मतलब ये हुआ कि सर जो आयन कंटेन किया हुआ हो, आयन बोले तो सर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जिस पे हो उसको हम लोग आयन कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ठोस, द्रव और गैस क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, पदार्थ की अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 स्टेट हैं, जिसमें से 3 आपका लोकप्रिय स्टेट है। पहला आपका सॉलिड, दूसरा चेला जी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या होगा, गैस, चौथा आपका क्या होगा, प्लाज्मा, और पांचवा आपका क्या होगा सर, बीईसी होगा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यह पदार्थ की 5 अवस्था है और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। किसके सहारे, तो टेम्परेचर और प्रेशर के सहारे। मेरे मित्र अगर हम आपको यहां पे एक छोटा सा डायग्राम समझाने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई ये कह दे कि सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है, और फिर आपसे कोई ये कह दे कि लिक्विड से आपको गैस में जाना है, और फिर आपको कोई ये कह दे कि गैस से आपको प्लाज्मा बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमको सॉलिड से लिक्विड जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, सॉलिड को लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड से अगर हमको गैस में जाना होगा तो फिर से हीट देना होगा, और गैस से अगर हमको प्लाज्मा में जाना होगा तो गैस को आयोनाइज्ड करना होगा, यानी कि गैस को आयनीकृत करना होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन आप यहां पे क्या देख रहे हो सर, सॉलिड को गर्म करने पे लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड गर्म करने पर गैस में, और गैस को आयोनाइज किया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लाज्मा में। ध्यान में रखिएगा इसका रिवर्स भी क्या होता है सर, सही होता है। कैसे, तो सर अगर हमको प्लाज्मा से गैस में आना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आयोनाइज्ड गैस को डी आयोनाइज्ड करेंगे। आयोनाइज्ड गैस को क्या करेंगे सर, आप सभी याद रखना कि आयोनाइज्ड गैस को हम लोग यहां पे डी आयोनाइज्ड कर देंगे, डीआयोनाइज्ड कर देंगे, और साथ ही तब हमको क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे गैस मिल जाएगा। और मेरे मित्र जब आप गैस को ठंडा करेंगे, यानी कि आप गैस को कूल करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आप सभी याद रखना लिक्विड मिलेगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करेंगे, यानी कि फ्रीज कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा सर, सॉलिड मिलेगा। इसको हम लोग पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। और मेरे मित्र पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेवार होता है सर, टेम्परेचर एंड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जहां पे भी बायोमास एनर्जी की बात की जाएगी ना, तो आप सबों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि सर बायोमास क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बायोमास यहां पे किसको बोला जाता है, जैविक फ्यूल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर, जैविक फ्यूल। आप कहोगे जैविक फ्यूल का मतलब क्या हुआ, तो मेरे मित्र वैसा कोई भी फ्यूल जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है उसको हम लोग जैविक फ्यूल के रूप में क्या करते हैं, फॉसिल्स फ्यूल के रूप में ट्रांसफर करते हैं। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें लकड़ी की, या फिर हम लोग बात करें किसकी, कैटल डंग की, या फिर काउ केक की, काउ केक नहीं कहेंगे सर यहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं सर गोबर की अगर बात कर ले, ज्यादा आसान रहेगा सर, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड भाषा नहीं सर। अगर हम गोबर की बात करें तो आप सभी कहेंगे कि सर लकड़ी हो, गोबर हो, या फिर जो हमारा
पत्ता होता है पेड़ का सूखा हुआ, इन सभी में कार्बन की थोड़ी बहुत परसेंटेज होती है, थोड़ी बहुत मात्रा रहती है, जिस वजह से ये आसानी से जल पाता है और इसका उपयोग हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। तो मेरे मित्र, बायोमास का मतलब क्या होता है? वैसा फ्यूल जो आपको लकड़ी के रूप में या गोबर को सुखाने के बाद या फिर पेड़ के सूखे हुए पत्तों से पेड़ के सूखे हुए पत्तों का आप फ्यूल के रूप में, जब इन सभी चीजों का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको बायोमास बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है इथेनॉल, लकड़ी, फिर दूसरा है आपका, अगला तीसरा ऑप्शन है गाय का गोबर, काउ डंग, परमाणु ऊर्जा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इथेनॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो C2H5OH, इसका क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज है, दैट्स व्हाई ये किससे बिलोंग करेगा? बायोमास से बिलोंग करेगा। मेरे मित्र, लकड़ी में भी कार्बन परसेंटेज की मात्रा होगी, आप कहेंगे सर ये भी बायोमास से रिलेट करेगा। गाय का गोबर आपने सर बताया ही है, तो इसमें भी बायोमास होगी, यानी कि इसको भी हम लोग बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत मान सकते हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर परमाणु यही ऊर्जा या तो हमको नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होगी या फिर नाभिकीय संलयन से प्राप्त होगी। यहां पे हम लोग इसको बायोमास एनर्जी के सोर्स के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। बहुत ही सरल सा सवाल। आप कहेंगे गुरुजी आप ही ने तो बताया है कि लेंस की पावर लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि P = 1/f होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब फोकस दूरी आपका मीटर में होता है तब हम लोग लेंस की शक्ति के लिए मात्रा क्या लिखते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी डायोप्टर लिखते हैं। यहाँ पे फोकल लंबाई आपका कितना है सर? 50 सेंटीमीटर। कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। आप कहेंगे कि सर जी P = 1/f होता है, 1/0.5 पॉइंट हटाएंगे 5 दूना 10, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कोशिका ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग को मास्टर कोशिका कहा जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं यानी कि कोशिका की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव के शरीर का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है वो कोशिका होती है। और आप सभी कहते हैं कि सर सेल के पास अपने कार्यों को करने के लिए विभिन्न तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और ये ऑर्गेनेल्स को हम लोग किस रूप में देखते हैं? तो सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में देखते हैं, राइबोसोम के रूप में देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में देखते हैं, लाइसोसोम के रूप में देखते हैं, गोल्जी बॉडी के रूप में देखते हैं, सेंट्रोसोम के रूप में देखते हैं, प्लास्टिड के रूप में देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर किसी भी कोशिका के अंदर उसके कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जो अंग पाए जाते हैं उसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं? सेल की बात करते हैं, तो सेल के अंदर क्या होता है सर? जेली लाइक फ्लूइड होते हैं और उसमें आपको क्या मिलते हैं सर? सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। और साथ में क्या होता है? तो सर एक गोलाकार संरचना भी होती है जिसको कोशिका का क्या बोला जाता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसको कोशिका का केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रक। या फिर इसी को कोशिका का नाभिक बोला जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग अलग अलग सेल के कोशिकांग की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो पहला है आपका नाभिक, न्यूक्लियस। ये चूंकि कोशिका के सर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, जीव द्रव होते हैं, उसमें एक गोलीय संरचना होती है। और बेसिकली ये जो केंद्रक होती है सर, ये कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उन सभी को नियंत्रित करती है। कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है उन सभी को नियंत्रित करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसको मास्टर कोशिकांग भी कहा जाता है। क्योंकि ये है तो जीव द्रव के अंदर ही, तो जाहिर सी बात है ये भी कोशिकांग ही होगा। क्योंकि इसके द्वारा
कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सभी को नियंत्रित किया जाता है, और कोई भी मास्टर अपने क्लास में बच्चों को नियंत्रित करके रखता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि किस कोशिका ऑर्गेनल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, हम सभी कहेंगे कि जो नाभिक है उसको क्या बोला जाएगा, कोशिका का मास्टर बोला जाता है। और मेरे मित्र, कोशिका का केंद्रीय नियंत्रण केंद्र भी किसे बोला जाता है, तो सर इसी नाभिक को बोला जाता है। नेक्स्ट है सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका के अंदर अंतः परिवहन के लिए जो संरचना बनती है उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निभाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका RER जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा होता है SER जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोल्स। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नाभिक और जो यहां पे आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोल्स ये दोनों अलग अलग चीज है। किसी भी कोशिका के अंदर जीव द्रव में पाई जाने वाली गोलीय संरचना नाभिक कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है, और कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाले, कोशिका के नाभिक के अंदर पाए जाने वाली जो गोलीय संरचना होती है उसको हम लोग न्यूक्लियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई मेरे आप सबों को मालूम होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर सेल माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। क्यों, तो सर हम लोग कहते हैं कि सर इसके पास अपना डीएनए होता है, और अगर हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं सर इसको ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली आप सबों को मालूम है, और मेरे मित्र अगर आप सबों को मालूम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे यह है कि स्वस्थम की उत्तरजीविता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चला, और इसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको आपको याद ही रखना होगा। आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि हु क्वाइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक्चुअली में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो एक प्रकार की बुक है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका VVI है, आपके लिए जरूरी है। हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में रिपीट किया जाए तो कुछ इसी सेंस में रिपीट किया जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट निम्नलिखित में से किसकी बुक है, तो आप कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट, अगर हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करेंगे आप कहेंगे आनुवंशिकता के लिए, और चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो आप कहेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और साथ ही डॉक्टर हरबिंद खुराना की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर हरबिंद खुराना ने क्या खोजा था। तो सर डॉक्टर हरबिंद खुराना ने यह पता लगाया कि किसी डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है यानी कि संश्लेषित होती है, वो किस तरीके से होता है। तो ये चारों वैज्ञानिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सरल सा सवाल है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने पीछे के सेशन में सॉल्व भी कराया है हमारे साथ। आपसे कहा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंगों के ऊपरी सिरा का वेग 25 मीटर पर सेकंड है, नाव की हिलने की आवृत्ति क्या होगी। मेरे मित्र यहाँ पे जो तरंगों के ऊपरी सिरा की बात की जा रही है ना, एक्चुअली में वो आपका क्या है सर, तरंग दैर्ध्य है। कितना है सर, 100 मीटर। तरंग का वेग कितना है, 25 मीटर, 25 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप क्या कहेंगे सर, V इक्वल टू, आप ही ने तो बताया है कि न्यू इंटू लेमडा होती है। V इक्वल टू क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, यानी कि आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होती है। तो हम लोग यहाँ पे आवृत्ति इक्वल टू नहीं कह सकते सर, V बटा लेमडा हो जाएगा। V आपका 25 है और तरंग दैर्ध्य सर 100। मेरे मित्र ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.25 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 0.25 हर्ट्ज। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सरल सा सवाल सर, कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अगर वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट करके फिर से आ जाती है तो जो वस्तु का विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे मित्र अगर किसी वस्तु की गति या आप कह सकते हो स्थिति समय के साथ बदल रही है तो वस्तु को गति में कहा जाता है। और जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी ही वस्तु की चाल कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम। त्वरण क्या होता है सर, तो सर A इक्वल टू डेल V बटा, हम लोग क्या लिखते हैं सर, डेल T लिखते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और इसी को हम लोग A इक्वल टू V माइनस U बटा T के रूप में लिखते हैं।
नेक्स्ट, वेग तो आप सबों को मालूम है कि विस्थापन बटा क्या होगा, आप कहेंगे सर समय होगा। और दूरी तो आप कहेंगे सर जब हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम कह रहे हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान में रखेंगे कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी निगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकता है। जबकि जो हमारा विस्थापन है वो क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़े और जोड़ों को ज्ञात करें। तांबा के लिए हम लोग सिंबल कॉपर, सोना के लिए हम लोग सिंबल Au, पारा के लिए हम लोग Me लिखते हैं, ये तो गलत है ना चला। पारा के लिए हम लोग Hg लिखते हैं और प्लेटिनम के लिए हम लोग Pt और चांदी के लिए Ag लिखते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है सर, गलत मिलान चूज करना है। आप कहेंगे सर जो सी है यहाँ पे गलत मिलान है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमारे अगर ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर, नहीं होगा, सही मिलान है। दूसरा ऑप्शन में गोल्ड दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको गलत मिलान खोजना है, जबकि ये सब तो सही मिलान है। मरकरी यहाँ पे सर एमी के रूप में दिया हुआ है, मतलब साफ है सर कि इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ और सिर्फ सी होगा। क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ सी होगा, क्योंकि ये इंग्लिश का भी आपका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था तो पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे डी में सिर्फ सी ओनली लिखा हुआ है, सही आंसर यही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कहा जा रहा है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। भाई मेरे आप सभी अगर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हो तो क्या कहते हो, आप सभी कहते हो कि गुरुजी मेरुरज्जु मस्तिष्क, मेरुरज्जु मस्तिष्क और जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये पूरा का पूरा मिल करके क्या करती है सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें सभी का अपना अपना यूज होता है। आप सबों को मालूम है कि आपका जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए, तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग स्वैच्छिक कार्य की बात करते हैं तो वो किसके थ्रू नियंत्रित होता है, आप कहेंगे अनुमस्तिष्क के थ्रू। तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मेरुरज्जु, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका ये सब के सब क्या है, तो सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग अपने बुद्धि, चतुराई या फिर हम लोग कहते हैं ना सर इंटेलिजेंसी, इन सब की बात करते हैं तो ये सब आपका कहां से डन होता है, आपके प्रमस्तिष्क, फोर ब्रेन से क्या होता है सर, डन होता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा सवाल कि परागकण किस में पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन की बात की जा रही है। पॉलन ग्रेन जो है वो किसी भी फ्लावर का क्या होता है, आप कहेंगे सर मेल गैमेट्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लावर का इसको मेल गैमेट्स बोला जाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आप फ्लावर में कुछ इस तरह की संरचना देखते हैं, तो ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागकोश बोला जाता है। और इसमें जो आपको छोटी छोटी डॉट डॉट जैसी संरचना दिख रही है इसी को क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है। और भाई मेरे ये जो आप मतलब तंतु जैसी संरचना देख रहे हो इसको फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है। और मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि परागकण किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर परागकण तो परागकोश में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे वर्तिकाग्र और बीजांड दिया हुआ है, तो मेरे मित्र अगर हम लोग किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, आप कहते हैं सर स्टिग्मा कहलाता है। और ये वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है, वर्तिकाग्र और वर्तिका कहलाता है। ओव्यूल विजांड सर यहाँ पे होता है जहां पे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही सरल सा सवाल। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। भाई आप कहेंगे सर हाफ mv² फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ mv², ये हो जाएगा हाफ इंटू मास आपका कितना है 15 v² यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 15 8 120 जूल, कितना हो जाएगा सही आंसर सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। बिजली धारा मापी गैल्वेनोमीटर को बताया गया है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा? बताइए, नहीं बनेगा। आप कहेंगे बैरोमीटर से मापा जाएगा। तो मेरे मित्र देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान में रखिएगा कि बैरोमीटर से हम लोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। बैरोमीटर से हम लोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बैरोमीटर में पारे का अचानक से गिरना आंधी तूफान आने का संकेत होता है, धीरे धीरे गिरना बारिश होने की संभावना को बताता है, जबकि धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ रहने की संभावना को बताता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो ऑस्मोमीटर भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑस्मोमीटर का उपयोग हम लोग क्लिनिकल लैब में करते हैं और किसी भी बिलियन में पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं उसकी सांद्रता कितनी है इस चीज को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्लिनिकल लैब में उपयोग होने वाला क्या होता है सर? डिवाइस होता है। हाइड्रोमीटर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इससे क्या मापा जाता है? आप कहेंगे द्रव का घनत्व मापा जाता है। और मेरे मित्र अगर बात की जाएगी किसकी? अगर बात की जाएगी हाइग्रोमीटर की। किसकी बात की जाएगी? हाइग्रोमीटर की। तो आप सभी याद रखना कि इसके थ्रू क्या मापा जाएगा सर? द्रव की आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के थ्रू क्या मापा जाता है? द्रव की आर्द्रता को मापा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। एस्फिग्मोमैनोमीटर आप सभी याद रखना, इसके थ्रू किसको मापा जाएगा? तो सर ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को मापा जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आपको आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट सवाल सर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? मेरे मित्र जब भी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम सभी बड़ा ही सरल शब्दों में कहते हैं कि गुरुजी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो आयन के विनिमय से होता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के विनिमय से होता है उसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। भाई मेरे अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे? आयनिक कंपाउंड मिलेंगे और अभिक्रिया उसी के बीच हो रही है। जैसे कॉपर सल्फेट Cu प्लस SO4 माइनस H2 प्लस, तो सर H प्लस और S माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा सर? आप कहेंगे सर ये जो प्लस है ये माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सर कॉपर सल्फाइड बना लेगा और H2SO4, मतलब आयनों का विनिमय हो रहा है। सेम कंडीशन BaCl2 प्लस H2SO4 के साथ है। आप कहेंगे सर ये तो पहले से ही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे आयन का विनिमय हो रहा है, तो ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaOH प्लस HCl ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O बना रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर? Na प्लस OH माइनस H प्लस और Cl माइनस। Na जो है वो किसके साथ जुट रहा है? Cl के साथ NaCl बना ले रहा है। H जो है वो किसके साथ जुट रहा है? H2O बना ले रहा है। यानी कि ये तीनों ही क्या है? आप कहेंगे सर ये तीनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीनों ही क्या है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जबकि यहां पे आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ ही अमोनिया आपका रिलीज हो रहा है। ध्यान में रखिएगा NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहां पे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब साफ है कि यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है वो आयनों के विनिमय के चलते नहीं हो रही है। यहां पे क्या हो रही है सर? क्रिया ये हो रही है कि जब मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर में घुलता है तो ये क्या बना लेता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही क्या होता है सर? अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि आयनों का विनिमय नहीं हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आयनों के विनिमय के चलते अभिक्रिया नहीं हो रही। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? भाई मेरे अगर कैल्शियम H2O के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनेगा और साथ ही क्या होगा? आप कहेंगे सर हीट एनर्जी रिलीज हो। भाई मेरे आपसे क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि हीट एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे H2 भी लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। H2 प्लस हीट एनर्जी, तब आपका ये रिएक्शन अच्छा लग जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है और आपको यहाँ पे चूज करना है कि क्या सही नहीं है। जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैल्शियम को हम लोग बेसिकली चूना के रूप में रिलेट करते हैं और चूना पे पानी डालते हो तो कितना वायलेंस रिएक्शन होता है,
मतलब क्या हुआ कि सर अगर कैल्शियम पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो मंद अभिक्रिया नहीं करेगी सर, बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी। जबकि पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, जो कि क्या है सर, तो सर कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन के मामले में क्या है, गलत स्टेटमेंट है। आपका दूसरा है कि कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। आप जैसे ही पानी डालोगे सर कैल्शियम में तो वो तैरेगा क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। निकलने वाली उष्मा कम होती है। आप कहेंगे सर अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, तो निकलने वाली उष्मा कम होती है, हीट इवॉल्व इज लेस। अच्छा ये कह सकते हो सर कि बहुत ज्यादा उष्मा नहीं निकलती है लेकिन उष्मा निकलती है और H2 गैस निकलती है। मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा, निकलने वाली उष्मा कम होती है, ये मान सकते हैं हम लोग, सही है। लेकिन H2 गैस भी निकलेगी, ये भी सही है। लेकिन अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, ये सर कहीं से भी मानने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो सही आंसर यानी कि गलत इसमें कौन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, और यही गलत हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से, ध्यान में रखिएगा पंकिल जल को यहाँ पे मडी वाटर बोला जाता है, या पंकिल जल को यहाँ पे मडी वाटर बोला जा रहा है, यानी कि वैसा पानी जिसमें पानी के साथ कंकड़ पत्थर भी मौजूद हो। आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, पृथक्कारी कीप, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, आसवन। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो सेपरेटिंग फनल है, ये दो अघुलनशील, ये दो अघुलनशील द्रव को अलग करने की विधि है, या दो अघुलनशील द्रव जैसे कि पानी और तेल, इस दोनों को अलग करना होगा, तब हम लोग सेपरेटिंग फनल मेथड का उपयोग करेंगे। लेकिन किसी मडी वाटर में उसके जो कण है उसको अलग करना है, तो आप कहेंगे सर कीचड़ वाला पानी में जो छोटा छोटा कंकड़ पत्थर होता है वो तो बड़ा बड़ा होता है सर, उसको हम देख सकते हैं, अगर उसको छान लिया जाए तो अलग हो सकता है। बिल्कुल सर। और मेरे मित्र जब हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थों के मिश्रण को अलग कर रहे होते हैं तो उसको छानने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्यंदन। तो आप ये कह सकते हैं सर मडी वाटर को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो उसके अवयवी पदार्थों से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण मेरे मित्र बेसिकली इसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जैसे समुद्र से नमक आपका अलग होता है इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू, और अलग हुए नमक को शुद्धिकरण करा जाता है किसके थ्रू, सर क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू। आसवन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो मिसिबल लिक्विड जिसके क्वथनांक में अंतर होता है उसके लिए हम लोग आसवन मेथड का उपयोग करते हैं। और ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे लोग पीने के पानी के रूप में डिस्टिल वाटर यानी कि आसुत जल का इस्तेमाल करते हैं। ये आसुत जल क्या होता है, तो सर जब जल को प्यूरिफाइड यानी कि शुद्धिकरण डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है तो प्राप्त जल हमारा आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। ऑप्शन है साफ लौ, नीली लौ, पीली लौ, लाल लौ। आप कहेंगे असंतृप्त जलेगा तो पीली लौ, संतृप्त जलेगा तो नीली लौ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। बाकी रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आप सभी समझ रहे। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन में आपका टोटल 18 ही क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।